फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। आज आप लोगों के सामने जैसे आप हेडिंग को देख रहे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर कि मैं S&P ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 40 और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड ग्रुप हमारे सामने मौजूद है, उसका लेक्चर नंबर 03 मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। और आज की हेडिंग आप लोगों के सामने है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस और ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको हमने देखना है। तो हम चूँकि S&P ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं और इसके ऊपर हम तफसीलन बात कर रहे हैं और छोटे छोटे लेक्चर लेकर हम जो है बच्चों को जो है लेक्चर दे रहे हैं ताकि उनका फ़ायदा हो सके। देखें, आपका हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से और मेरा नाम है ग़ुलाम नबी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल है केमिस्ट्री वाला, हम KP बोर्ड का कंटेंट आप लोगों को देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लेक्चर्स हैं उनको लाइक करें और शेयर करें। उन बच्चों को दें जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और नेट के ज़रिए KP या बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है S&P ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 40 और अल्कलाइन अर्थ मेटल का लेक्चर नंबर 03 हम ले रहे हैं। स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, मैं आपके सामने आज की जो हेडिंग लाया हूँ वो है ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ में। ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो आपके पास सेकेंड ग्रुप जो है, सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखना है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने मौजूद है वो सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो एटॉमिक रेडियस के नाम से जानी जाती है। आपको पता है कि जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप आपके सामने लिखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम और बेरियम, रेडियम नहीं लिखा हुआ। तो जिसकी रफली वैल्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, लेकिन तकरीबन यही वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद है। इसमें आपने ये देखना है कि हम जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो साइज़ जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब साइज़ बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए आप एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज़ मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आप देखें 1.12 है बेरिलियम, मैग्नीशियम 1.60 है, कैल्शियम 1.97 है, स्ट्रांटियम 2.15 है और बेरियम 2.22 है। यानी आप देख रहे हैं कि नीचे आने से एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस तो आप जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान का जो फासला होता है इसको नाम दिया जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये आप लोग 9th में 8th के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर 8th के अंदर हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसको एटॉमिक रेडियस का नाम दिया जाता है। तो किसी एलिमेंट्स में या एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके दरमियान का जो फासला है, इस फासले को एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। ये जो फासला हमारे सामने आता है, या अगर मैं क्लियर आपके सामने बना सकूं, ये मैंने एक एटम ले रखा है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये इस न्यूक्लियस और ये इसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है और इसके दरमियान का जो फासला है, इस फासले को नाम दिया जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो ये फासला हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो जितना हम नीचे जाते हैं एटम का साइज़ बड़ा होता है और एटम का साइज़ बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपल से ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर आते रहते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम के एटॉमिक रेडियस जो है बेरिलियम से ज़्यादा है। इस तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा है, तो कैल्शियम के एटॉमिक रेडियस मैग्नीशियम से ज़्यादा है। इस तरीके से स्ट्रांटियम का एटॉमिक रेडियस जो है कैल्शियम से ज़्यादा है और बेरियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो स्ट्रांटियम से ज़्यादा है। तो ये एक आर्डर आपके सामने आ जाएगा एटॉमिक रेडियस का कि जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके ऊपर मज़ीद ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स भी आते हैं। हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट हैं
जैसे कि हमारे सामने है, चूँकि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे स्टार्ट्स हैं सेकंड ग्रुप में, ये हमारे पास एस ब्लॉक ही है, ये एस ब्लॉक में आते हैं। और एस ब्लॉक के ऊपर अल्कली मेटल के ऊपर तफसीलन मैं बात कर चुका हूँ, जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अल्कली मेटल का लिंक भी दे दूँगा। अल्कली मेटल के ऊपर मैंने 23 लेक्चर दिए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट को खोलें और वहाँ पर आपको 23 लेक्चर या 29 लेक्चर टोटल लगे हुए हैं, लेकिन 23 लेक्चर बन रहे हैं अल्कली मेटल के ऊपर। तो अल्कली मेटल आपको वहाँ नज़र आ जाएगा। तो चूँकि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट लिया हुआ है, उसमें अल्कली मेटल भी है और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी है। तो यहाँ इनका कंपैरिजन हम देखते हैं कि एक तो हमने देखना है हार्डनेस को, दूसरा हमने देखना है मेल्टिंग पॉइंट को, तीसरा हमने देखना है डेंसिटी को। इन तीन चीज़ों का कंपैरिजन हमने देखना है एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट में दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल और दूसरा है अल्कली मेटल्स। इनको आपने कंपेयर रखना है। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आपके सामने मौजूद है कि आपने आर्डर को देखना है कि किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, किसका एटॉमिक रेडियस कम है। इस तरीके से ये जो 3 पॉइंट्स है, हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट है और डेंसिटी है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। आपने कंपेयर करना होगा अल्कली मेटल को और अल्कलाइन अर्थ मेटल को, उनकी हार्डनेस को, उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स को और उनकी डेंसिटी को। तो सिंपल आर्डर याद रखें कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये अल्कली के मुकाबले में ज़्यादा हार्ड भी हैं, इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ये चीज़ें, 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इस तरफ हम जब जाते हैं तो इस तरफ जाने से हार्डनेस भी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए इस तरफ हम जब जाते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि आपके पास जो है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप का ले रखा है सोडियम, और यहाँ पर सेकंड ए ग्रुप का मैंने ले रखा है इसके साथ, सोडियम के साथ जो है, इनमें से मैं कोई ले रहा हूँ मैग्नीशियम। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग, मैग्नीशियम की जो मेटालिक बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्ड यहाँ पर ज़्यादा होगा, और मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो हार्डनेस है, हार्डनेस वो भी ज़्यादा होगी। मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो हार्डनेस है मैग्नीशियम की सोडियम से, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से मैंने ये भी समझाया हुआ है कि जब हम जाते हैं तो अगर आप सोडियम के साइज़ को देखेंगे और मैग्नीशियम के साइज़ को देखेंगे, अगर आप सोडियम के साइज़ को देखें और मैग्नीशियम के साइज़ को देखें तो आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। इस तरफ जाने से साइज़ छोटा होता है, साइज़ डिक्रीज़, और जब साइज़ डिक्रीज़ होता है आपको पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो जब यहाँ पर साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो इससे मुराद ये है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, और जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए इस तरफ जाने से डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हार्डनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितना मेटालिक बॉन्ड मजबूत होगा, जितना मेटालिक बॉन्ड अच्छा होगा, उतना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए मेन चीज़ जो यहाँ पर लगेगी वो ये होगी कि ग्रुप नंबर, इसके अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ, उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हार्डनेस की बात करूँ, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ या और डेंसिटी की बात करूँ, तो ये जो 3 चीज़ें हमारे पास हैं,
इनमें जो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए है और ग्रुप नंबर सेकंड ए है, ये ग्रुप नंबर सेकंड ए की ज़्यादा होंगी। इसलिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट अक्सर आते रहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि जी हमें सोडियम और मैग्नीशियम का कंपेयर कर दें, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से डेंसिटी के बारे में पूछते हैं। डेंसिटी जो है सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी ज़्यादा है, तो डेंसिटी मैग्नीशियम की जो है वो सोडियम से ज़्यादा होगी। इस तरीके से हार्डनेस के बारे में पूछ जाते हैं। हार्डनेस, तो हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम की सोडियम से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक तो आपको ये भी क्लियर हो कि नीचे जाने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और ये ऑर्डर आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा जो हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपेयर जब हम करेंगे तो उस वक्त ये देखा गया है कि ग्रुप नंबर सेकंड जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनकी हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जनरल ट्रेंड आपके सामने ये आना चाहिए। तो ये हमारे पास है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। दूसरा जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ वो है ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और इसमें हम एक एक्सेप्शनल केस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, या इसको जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इसको आप पास करें, पास करने के बाद जो है इसको आप नोट करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हम रब करते हैं, साफ़ करते हैं। डस्टर मेरा यहाँ पर मौजूद है, जल्दी से ले लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए, हम आते हैं ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन उससे पहले मुझे साफ़ करना पड़ेगा ताकि कुछ मैं स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर सकूँ। मेरे ख्याल से ही साफ़ नहीं हो रहा, चलो इंशाल्लाह ठीक है, काम हमारा चल जाएगा इंशाल्लाह जी। हमारे पास आ रहा है ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को हमने देखना है। देखिए, यहाँ पर मैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस नहीं करूँगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं आपके टेस्टों के अंदर, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क आता है। 12 ऑब्जेक्टिव इंस्टॉलेशन की रही तो हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए 10 मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है अल्कली मेटल्स की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, सॉरी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने देखनी है सेकंड ग्रुप की हमने देखनी है। जो सेकंड ग्रुप हमारे पास है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को हमने देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने आयनाइजेशन वैल्यूज मैंने लगाई हुई। नीचे आने से जो है वो साइज बड़ा होता है, तो इस वजह से साइज बड़ा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना। ये आपके पास जो एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास जो है एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है या 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, निकालना, इसके लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ इसके ऊपर आप शराइत लगा लेंगे कि इसको आइसोलेटेड करें, अलग करें, एटम को गैसीय स्टेट में लाएं। गैसीय स्टेट में लाने के बाद जो है इसको आप इलेक्ट्रॉन को अलग करेंगे। तो सबसे पहले एटम को आपने आइसोलेट करना है, आइसोलेट करने के बाद गैसीय स्टेट में लाएं, और फिर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को जो निकाला जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन को जो निकालेंगे आप, तो इसको नाम दिया जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया जाएगा। क्योंकि हमारे बोर्ड के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर ही बात करूँगा। तो ये आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे इसको नाम दिया जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो होगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो हमारे सामने अगर कोई मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है और इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह होगी आयनाइजेशन एनर्जी, और ये कहलाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब यहाँ नीचे जाने से जब एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज नीचे जाने से बढ़ेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होता जाएगा। इस न्यूक्लियस के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बॉन्डेड होता जाएगा, और जब लूजली बॉन्डेड होता जाएगा तो आसानी से निकलेगा। इसलिए आप यहाँ पर जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया,
तो आपने देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इनकी एनर्जी को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी, यहाँ पर कम दरकार होगी। अगर ये x है और ये y है और ये z है, तो यहाँ पर x की आयनाइजेशन एनर्जी y से ज़्यादा होगी। अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछूं x और y की, तो याद रखें x की आयनाइजेशन एनर्जी जो है y से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस ऑब्जेक्टिव को, पॉइंट को क्लियर रखें कि जितना हम नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। नीचे आने से आयनाइजेशन एनर्जी, यानी अब डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, वो डिक्रीज होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सेप्शनल केस में आ रहा है, यहाँ पर आपने देखना है। आपकी किताब में लगा हुआ है कि बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी और रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी को चेक करें। चाहिए तो ये था कि रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम आती और बेरियम की ज़्यादा होती, लेकिन आप देख रहे हैं बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी 5.2 है और रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 5.3 है। तो रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है बेरियम से, किताबों में लिखा हुआ है। अपनी किताब को आप खोल कर देखेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसके लिए आपको पिछले लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा। जो आप जाएँ, हमारा केमिस्ट्री वाले से मैं लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़ के बाद वाले लेक्चर, इसके पिछले लेक्चर का इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 02 की तरफ आप जाएँ और वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को समझाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल की। थोड़ा उसको चेक कर लें, फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक को समझना आसान रहेगा। तो फिलहाल आप इन सारी बातों को नोट थोड़ा सा कर लें, या इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ ताकि हम थोड़ा सा जिसको डिस्कस कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लूँ। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर जिस चीज़ को हमने देखना है वो ये है कि बेरियम को देखना है और रेडियम को देखना है। इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ये आपके सामने मौजूद है, इसकी और इसकी दोनों की। इसके हमारे सामने है 5.2 और ये हमारे सामने है 5.3। चाहिए तो ये था कि इसकी कम हो, इसकी ज़्यादा होती, लेकिन इसकी उलट हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो, लेक्चर नंबर 02, यहाँ पर जो आपके सामने बेरियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने निकाली थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपके पास इसमें 4f ऑर्बिटल आता है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्लियर हो, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है। अब कोई हमारे सामने, मैं इसको साफ कर लूँ, थोड़ी जगह में ज़्यादा मिल जाएगी। तो हमारे सामने जो है एक चीज़ आपको क्लियर हो कि जब हम न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इसके आसपास ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। इसको नाम देते हैं जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट। जेड से मुराद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लें आप। एटॉमिक नंबर से मुराद जो हमारे सामने प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ s ऑर्बिटल होता है, यहाँ p ऑर्बिटल है, यहाँ d ऑर्बिटल है, यहाँ f ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, p ऑर्बिटल थोड़ा सा दूर हो जाएगा, d और भी दूर, f और भी दूर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास जब आप देखेंगे तो इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस खींचेगा।
दैट इज नोन एज जेड इफेक्ट। अब हमने ये देखा है कि हमारे पास ये जो एफ ऑर्बिटल है, जब इसकी यहां पर एंट्री होती है रेडियम के अंदर, तो ये जो एफ ऑर्बिटल हमारे सामने आता है, इसका एक इफेक्ट होता है शील्डिंग इफेक्ट। वो बड़ा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। इफ एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। यहां देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको शील्ड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करते हैं। शील्ड से मुराद इसको रिपेल करते हैं। यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट। और आप जाएंगे 4f इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालें। मैंने रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके बाद लेक्चर नंबर 02 में आपके सामने निकाली हुई थी। उसमें आप जाएंगे 4f के बाद 5s भी आता है, 5d भी आता है, 5p भी आता है, 6s भी आता है, 6p भी आता है। तो आप यहां देखेंगे कि इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है f ऑर्बिटल का, जो f ऑर्बिटल है, इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर है। इस वजह से जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, जेड इफेक्ट जो है ज्यादा होता जाएगा। तो जेड इफेक्ट जब ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि जो साइज है थोड़ा सा कंट्रैक्ट करेगा नॉर्मल से। इसको हम नाम देते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसी लफ्ज़ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन भी इस्तेमाल होता है। लेंथेनियम जो है, लेंथेनाइड सीरीज हमारे पास मौजूद है, तो लेंथेनाइड सीरीज में हम चेक करेंगे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी कंट्रैक्शन होगी इसमें। जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल का है। जेड इफेक्ट खींचेगा, एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट कम है, थोड़ी सी कंट्रैक्शन होगी। और इस कंट्रैक्शन की वजह से हम ये देखते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है रेडियम की वो ज्यादा हो जाती है। तो ये छोटी सी बात आपके दिमाग में क्लियर हो कि आपकी किताब ने लिखा हुआ है कि बेरियम और रेडियम में जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो बेरियम की कम है, रेडियम की ज्यादा है। चाहिए तो ये था कि रेडियम की कम हो, बेरियम की ज्यादा हो, लेकिन इसमें रीजन क्या लिखा हुआ है किताबों में कि हमारे पास एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, जेड इफेक्ट यहां पर ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से थोड़ी सी कंट्रैक्शन होगी। और कंट्रैक्शन होने की वजह से अब चूंकि जेड इफेक्ट ज्यादा हो चुका है, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वो डिफिकल्ट होगा। और जब इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसलिए रेडियम और बेरियम में एक्सेप्शनल केस आपके सामने है कि उसमें रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आपने जो ऑर्डर को लिखना है वो ख्याल रखना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांटियम है, बेरियम है और रेडियम है। यहां पर ऑर्डर तो ये रहेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरिलियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा, मैग्नीशियम की कैल्शियम से ज़्यादा, कैल्शियम की स्ट्रांटियम से ज़्यादा, स्ट्रांटियम की बेरियम से ज़्यादा। और यहाँ पर एक्सेप्शनल केस होगा कि रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल रेडियम में आ जाता है। तो आप मेरे लेक्चर 02 की तरफ जाएं, वहाँ पर मैंने रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली, उसको चेक कर लें। और जब यहाँ पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा आज छोटा सा एक लेक्चर है जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल केमिस्ट्री वालों को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ लाइक करें। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान KPK जो खैबर पख्तूनख्वा है और हमारा जो एक छोटा सा ज़िला है टांग, उसके साथ एक मोहल्ले का बोर्ड है डेर इस्माइल खान बोर्ड, उसका कंटेंट अपने बच्चों को दे सकूँ ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।